नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सोशल नोट चैनल पर। दोस्तों, हम लोग टीजीटी 2013 का पेपर जो कि सिविक्स का है उसे लगा रहे थे। इसमें से पार्ट 1 आप देख चुके हैं, आज पार्ट 2 आ जाएगा। ठीक है, तो आज पार्ट 2 को देखेंगे। और पुरानी वीडियोस को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो यहाँ ऊपर आई बटन में आप जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देखेंगे आज के प्रश्नों को। फटाफट सभी लोग वीडियो से जुड़ जाइए और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर नए हैं आप सभी तो। ठीक है, स्टार्ट करेंगे वीडियो को और देखा जाएगा आज के प्रश्नों को। तो आज का पहला प्रश्न रहेगा 24 से शुरू करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक के द्वारा नहीं लिखी गई है। ठीक है, तिलक के द्वारा नहीं लिखी गई है। हिंद स्वराज, द ओरिजिन, गीता रहस्य, आर्कटिक होम इन द वेदास। फटाफट आंसर देने का प्रयास करिएगा, ये कई बार प्रश्न आप लोग लगा चुके होंगे। ठीक है जल्दी से आज इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो यहाँ दोस्तों हिंद स्वराज जो है बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, हिंद स्वराज। ठीक है, जो हिंद स्वराज है ये आपका महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई थी। किसके? महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई थी। जब ये कहाँ से लौट रहे थे वापस? जब ये इंग्लैंड से वापस लौट रहे थे। ठीक है, इंग्लैंड से वापस लौट रहे थे उस समय ये पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई थी। बाकी द ओरिजिन, गीता रहस्य, आर्कटिक होम इन द वेदास ये सभी तिलक के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, पूछ सकता है दोबारा। अगला देखेंगे, प्रान्यास सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? प्रान्यास का सिद्धांत स्वामी विवेकानंद, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या दादा भाई नौरोजी। ये सब आईपीटी के क्वेश्चन हैं, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स के। ठीक है चलिए, बहुत ही अच्छा, सभी का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, बिल्कुल आंसर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रान्यास का सिद्धांत या ट्रस्टशिप का सिद्धांत। ठीक है, ट्रस्टशिप, ठीक है ना, ट्रस्टशिप थ्योरी। ठीक है, ट्रस्टशिप थ्योरी या जिसको आप हिंदी में भी कभी आता है ट्रस्टशिप सिद्धांत, ये किसके द्वारा दिया गया? तो दोस्तों ये स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन ए नहीं है, ये महात्मा गांधी है। ठीक है, देखिएगा ऑप्शन सी है राइट। ठीक है ना, महात्मा गांधी के द्वारा ट्रस्टशिप की थ्योरी किसके द्वारा दिया गया? ट्रस्टशिप या प्रान्यास या ट्रस्टशिप का सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया है। ठीक है, चलिए ऑप्शन यहाँ पर सी सभी का राइट होना चाहिए, ए नहीं है भैया। अगला देखें, 26वां प्रश्न है द्विसदनवाद। ठीक है, एक मिनट, ओके। द्विसदनवाद कह रहा है निम्नलिखित शासन प्रणालियों में से किस एक का अनिवार्य विशिष्टता है? कह रही है विशेषता पूछ रहा है कि द्विसदनवाद की किसकी विशेषता है? अध्यक्षात्मक व्यवस्था, संसदात्मक व्यवस्था, संघात्मक व्यवस्था या एकात्मक व्यवस्था। फटाफट उत्तर देंगे। द्विसदनवाद या द्विसदन प्रणाली किस शासन व्यवस्था में ये एक विशिष्ट स्थान रखता है या उसकी एक विशेषता है? ठीक है, चलिए बहुत ही अच्छा, बिल्कुल सही आंसर रहेगा सभी का। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, संघात्मक व्यवस्था में। ठीक है ना, संघात्मक व्यवस्था में क्या होता है अगर आप सभी समझेंगे तो संघात्मक व्यवस्था में जो शक्तियाँ होती हैं, ठीक है ना, जो शक्तियाँ हैं, शक्तियों का बंटवारा होता है, शक्तियों का बंटवारा के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ठीक है ना, शक्तियों का बंटवारा के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, जिसमें से केंद्र और राज्य के बीच, ठीक है, केंद्र और राज्य के बीच जो है शक्तियों का बंटवारा होता है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर जो है ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ की क्या मुख्यतः विशेषता है? द्विसदनवाद। ठीक है ना, द्विसदन प्रणाली। ठीक, चलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सभी लोग लगाएंगे। अगला देखिएगा, 27वां प्रश्न है अध्यक्षात्मक शासन का सैद्धांतिक आधार है शक्तियों का संतुलन, शक्तियों का पृथक्करण, शक्तियों का एकीकरण या उपयुक्त में से कोई नहीं। अध्यक्षात्मक शासन सिद्धांत का सैद्धांतिक आधार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बताइएगा सभी लोग, अध्यक्षात्मक शासन का सैद्धांतिक सिद्धांत शक्तियों का संतुलन पर आधारित है, पृथक्करण पर या एकीकरण पर? जल्दी से आंसर देंगे।
चलिए बहुत ही अच्छा, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, ठीक है ना, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में शक्तियों के पृथक्करण से संबंधित होता है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट होना चाहिए सभी का, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि जो कार्यपालिका होती है वो व्यवस्थापिका से अलग होती है, ठीक है ना। जो कार्यपालिका व्यवस्थापिका से अलग रहती है, ठीक। तो इस सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। दोनों जो है मिलकर कार्य नहीं बल्कि अलग अलग कार्य करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन इस प्रकार से बी राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 28वां प्रश्न है, सरकार का व्यवस्थित वर्गीकरण सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था प्लेटो के द्वारा, अरस्तु के द्वारा, मैकियावेली द्वारा या मॉन्टेस्क्यू द्वारा। रिपीट होता है ये बार बार, इसको बहुत ही अच्छे से आप लोग लगाइएगा। सरकार का व्यवस्थित वर्गीकरण सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया किसके द्वारा, फटाफट आंसर देंगे। चलिए बिल्कुल सही है, सभी का उत्तर बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो यहाँ पर अरस्तु महोदय के द्वारा, ठीक है ना, बिल्कुल सही आंसर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अरस्तु के द्वारा जो है सर्वप्रथम व्यवस्थित वर्गीकरण किया गया सरकार का, ठीक। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा सभी का। अगला देखेंगे 29वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की दार्शनिक आधार भूमि है, कह रहा है भारतीय संविधान की दार्शनिक आधार भूमि क्या है। राज्य की नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, संघीय संरचना, प्रस्तावना। चलिए सभी लोग आंसर दीजिएगा। दार्शनिक आधार बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। ये आपका पीजीटी वगैरह के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है ना। पीजीटी बाकी टीजीटी में तो पूछा ही जा सकता है। भारतीय संविधान का दार्शनिक आधार भूमि पूछ रहा है, फटाक से आंसर दीजिएगा सभी लोग। 29 का क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। तो इसका दार्शनिक जो आधार है वो दिखाता है कि पूरे संविधान में क्या दिया हुआ है या क्या चीज़ का वर्णन है, उसके बारे में कौन बताता है, आपका प्रियम्बल, और वो क्या है, प्रस्तावना, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर डी सभी का सही होना चाहिए, ठीक है। चलिए बहुत ही अच्छा, सभी लोग इस पर कंफ्यूज मत होइएगा, प्रस्तावना हो जाएगा यहाँ पर, है ना, प्रस्तावना या उद्देशिका या क्या कहते हैं उसको आपको, प्रियम्बल, ठीक। अगला देखेंगे 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है, संविधान की प्रस्तावना में नहीं है पूछ रहा है। न्याय, व्यक्ति की गरिमा, बंधुत्व या संघीय। चलिए बहुत ही अच्छा, बिल्कुल सही है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन डी सभी का राइट होना चाहिए। संघीय जो शब्द है ये जो है आपके मूल प्रस्तावना में जो है मतलब कि नहीं था, बल्कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा आपका क्या क्या जोड़ा गया, समाजवादी, ठीक है, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया। ये पूछता भी है प्रश्न, ये एक आपका एक ये प्रश्न भी बन जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर ऑप्शन डी सभी का राइट होना चाहिए। अगला देखेंगे 31वां प्रश्न है, भारतीय संविधान को निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है। तीसरी अनुसूची, चौथी अनुसूची, पांचवी अनुसूची या छठी अनुसूची। दोस्तों अनुसूची से संबंधित एक वीडियो हमारी बनी हुई है, अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो यहाँ ऊपर आई बटन में क्लिक करके आप सीधे उस वीडियो पर जा सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। तो फटाफट बताइएगा राज्यसभा में स्थानों का आवंटन किस अनुसूची से संबंधित है। चलिए कमेंट बॉक्स में भी लिखिएगा कि बाकी अनुसूचियाँ किस मतलब विषय से संबंधित है, ठीक है। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है सभी का। यहाँ पर जो चौथी अनुसूची है, ठीक है ना, फोर्थ, ठीक, फोर्थ चौथी अनुसूची जो है आपके राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखेंगे 32वां प्रश्न है आज का, केंद्र तथा राज्यों के मध्य विवादों के अंतर्गत क्या होता है। परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है,
अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, संवैधानिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एज इट इज़ ये पूछ सकता है। आपका पीजीटी टीजीटी ये सब थोड़ा सा फंसाने वाले क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, बताइएगा फटाक से। चलिए, बहुत ही अच्छा आंसर है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, ठीक है ना। कहाँ पर? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, जो कि हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के अंतर्गत दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा, ठीक है। जो आपका केंद्र राज्यों से मत विवाद हैं वह प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं अनुच्छेद 131 के तहत, ठीक। अगला देखेंगे, 33वां प्रश्न है, निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा संवैधानिक सरकार की प्रकृति को ठीक प्रकार स्पष्ट करता है। कह रहा है संवैधानिक सरकार की प्रकृति को ठीक प्रकार से स्पष्ट करता है। सीमित शासन, व्यक्तियों के स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा, व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा, या उपयुक्त सभी। फटाफट आंसर दीजिएगा। 33वां क्वेश्चन अच्छा प्रश्न है, सभी लोग आंसर देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये भी। चलिए, बिल्कुल सही है दोस्तों। तो संविधान सरकार की प्रकृति को ठीक प्रकार से स्पष्ट करता है। ये सभी चीज़ें, सीमित शासन, व्यक्तियों की स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा भी संविधान के द्वारा होता है, व्यक्तियों के अधिकार की सुरक्षा की गारंटी भी संवैधानिक सरकार या जो सरकार बनती है उसके द्वारा दिया जाता है। यानी कि यहाँ पर उपयुक्त सभी राइट हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर डी राइट है, ठीक है। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है आपका, पीजीटी और टीजीटी दोनों के लायक, ठीक है। अगला देखिएगा, 34वां प्रश्न है आज का, भारत एक गणराज्य है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है, समझने लायक अच्छा प्रश्न। क्योंकि विधायिका कार्यपालिका से अधिक शक्तिशाली है, ठीक है, या भारत एक लोकतांत्रिक देश है, या केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है, या भारत में राज्याध्यक्ष राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। फटाफट आंसर देंगे 34 का। बहुत ही अच्छा है। चलिए, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर भारत एक गणराज्य है, क्यों? क्योंकि भारत में राज्याध्यक्ष या राष्ट्रपति जो हमारे यहाँ चुने जाते हैं उनका क्या होता है? निर्वाचन होता है, ठीक है ना। क्या होता है? निर्वाचन होता है, न कि वह वंशानुगत होते हैं, न कि वह वंशानुगत होते हैं। जैसे कि इंग्लैंड वगैरह में वंशानुगत नहीं होते हैं हमारे यहाँ, बल्कि उनका क्या होता है? निर्वाचित किए जाते हैं वो, और जनता इनको अप्रत्यक्ष रूप से चुनती है। जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा ये चुने जाते हैं। जनता प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जैसे कि इनको चुना जाता है, ठीक है। जनता जिन्हें चुनती है उनके माध्यम से ये चुनी जाती है, ठीक। इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन डी सभी का राइट होना चाहिए। अगला प्रश्न देखा जाएगा, 35वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रिट का शाब्दिक अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं। देखिए, कितनी रिटें दी जाती हैं, कितनी रिट्स मिली हुई हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और किससे किससे संबंधित है, इससे संबंधित जल्द ही एक आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध या अधिकार प्रक्षा, हम आदेश देते हैं का मतलब क्या है, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से जितनी भी रिट्स होती हैं सबके द्वारा ये सबका अर्थ पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए, बिल्कुल सही आंसर रहेगा सबका। यहाँ पर उत्तर ए ठीक हो जाएगा, परमादेश, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा कि परमादेश का अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं, ठीक है। क्या करता है न्यायालय, जो है किसी व्यक्ति को और या कोई अधिकारी होता है या जो सरकारी व्यक्ति होता है उसको जो है आदेश दे सकता है कि हम आदेश देते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से किस अधिकार का वर्णन, ठीक है, यहाँ पर जो हमें अधिकार दिए गए हैं उनका वर्णन डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के हृदय एवं आत्मा के रूप में किया गया है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। अधिकार जो हमें दिए गए हैं, ठीक है, वह डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा संविधान एवं हृदय की आत्मा कहा गया है, वह एक अधिकार कौन सा है? फटाफट आंसर दीजिएगा। अच्छा प्रश्न है और ये रिपीट करता है क्वेश्चन, ठीक है, ये बार बार रिपीट करता है क्वेश्चन, चाहे पीजीटी है रहेगा आपका, चाहे टीजीटी रहेगा, ठीक है। देखिएगा, बताइएगा।
चलिए बहुत ही सही। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता, संपत्ति या संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चलिए बिल्कुल ठीक आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी कि यह किस में दिया हुआ है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद या आर्टिकल नंबर 32 में, ठीक है। अनुच्छेद 32 के तहत ये दिया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है ना। 36वां प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान से इसको देखिएगा, ठीक। बाकी इसके बारे में और डिटेल से मैं आपको बताऊंगा बाद में। अगला देखेंगे 37वां प्रश्न है आज का, संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्य नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय में नहीं लाया जा सकता है। न्यायालय में नहीं लाया जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी भी है, ठीक है। ये थ्योरी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि अगर जैसे कभी कथन कारण का क्वेश्चन मान लीजिए पीजीटी या टीजीटी में पूछ लेता है तो यहाँ से टफेस्ट क्वेश्चन आपके लिए बना सकता है, मतलब अच्छा मॉडरेट या टफेस्ट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ से एक बनाया जा सकता है या क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है। तो बताइएगा, न्यायालय में नीति निदेशक तत्व को न्यायालय में नहीं लाया जा सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 40, 37, 42 या 45, बताइए। 37वां प्रश्न अच्छा प्रश्न है। चलिए बहुत ही अच्छा, बिल्कुल सही आंसर रहेगा सभी का। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। यानी कि अनुच्छेद 37 के तहत क्या कहा गया है, अनुच्छेद 37 कहा गया है कि भाग 4 के उपबंधों में दिए गए विषय को, ठीक है, दिए गए विषय को न्यायालय में या न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, ठीक। यहाँ पर आंसर बी राइट हो जाएगा। सभी लोग इसको नोट करिएगा, अच्छा प्रश्न है, ध्यान से इसको देखिएगा भी। अगला देखेंगे 38वां प्रश्न है आज का, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से 14 तक वर्ष के बच्चों को शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई है, ठीक है। पहले जो अधिकार था उसमें यह शामिल नहीं था, लेकिन एक संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया कि जो बच्चों को शिक्षा देना था, बच्चों को यानी कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को जो शिक्षा थी वह क्या बन गया, मौलिक अधिकार बन गया। 93वां संशोधन है वो, 86वां है, 91वां है या 92वां है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट करता है भाई, चाहे आप यहाँ तक कि यूजीसी अगर नेट की परीक्षा दे रहे हैं तो ये प्रश्न वहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से पूछा जाता है, ठीक है ना। बताइएगा फटाफट सभी लोग। चलिए बहुत ही अच्छा, तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 86वां संविधान संशोधन सन 2002 के द्वारा जो है क्या किया गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया गया है। ऑप्शन यहाँ पर क्या, बी राइट हो जाएगा और सबको पता भी होना चाहिए। अगला देखेंगे 39वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निदेशक तत्वों में सम्मिलित नहीं है। आज के प्रश्न अच्छे अच्छे हैं। कह रहा है एक ठो राज्य के नीति निदेशक तत्वों में सम्मिलित नहीं है, धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण तथा प्रचार करने की स्वतंत्रता, सामान्य न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता, कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। बताइएगा, 3 चीज़ें हैं, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य। यहाँ पर कन्फ्यूज़न बहुत होती है, मैं बता देता हूँ क्या क्या है आपके। एक तो मौलिक अधिकार, ठीक है, मौलिक, इन सब में अंतर करना बहुत ज़रूरी है। मौलिक अधिकार एक तो हो गया, दूसरा हो गया आपके नीति निर्देशक तत्व यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है ना। मैं आधा लिख दिया हूँ, आप लोग समझिएगा, नीति निर्देशक तत्व। इसके बाद आपके मौलिक कर्तव्य जो हैं, इन सब में अंतर करना बहुत ज़रूरी है और इनके डिफरेंस को भी आप पढ़ करके समझिएगा, तभी इन तरीके के प्रश्नों को कर पाएंगे। और ये विश्वास मानिए, ये आपका यूजीसी नेट तक के परीक्षा में जो है बहुत ही अच्छे तरीके से ये प्रश्न पूछे जाते हैं, पूछे जाते रहेंगे आगे भी, क्योंकि ये है ही क्या जो है राजनीति विज्ञान में, है ही क्या, यही सब, ठीक है। चलिए फटाफट आंसर दीजिएगा। राजनीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है पूछ रहा है, बहुत ही अच्छा, सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो बिल्कुल सही है, धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण तथा प्रचार की स्वतंत्रता, ठीक है ना, यह नीति निर्देशक तत्वों में
शामिल नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक, एक बार देख लीजिएगा, आंसर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। ये आपका जो मौलिक अधिकार है उसके अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, बाकी ये इनके जो आर्टिकल्स हैं आप लोग लिखिएगा, इनके जो आर्टिकल्स हैं ये आप लोग लिखिएगा। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। ठीक, एक बार देख लीजिएगा सभी लोग अच्छे से ये, क्योंकि ये प्रश्न पूछता रहता है। अगला देखेंगे, 40वां प्रश्न है आज का, राष्ट्रपति के चुनाव में निम्न में से कौन भाग नहीं लेता है। राष्ट्रपति के चुनाव में यानी कि प्रेसिडेंट के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य या विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। दोस्तों, जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है उनके लिए जो सदस्य होते हैं उनके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से आपको दिया गया है, उसको पढ़ने की आवश्यकता है और यहाँ से भी अच्छे प्रश्न बनते हैं हमेशा। ठीक है, चलिए, बहुत ही बढ़िया। तो जो आर्टिकल नंबर 54 है, ठीक है, वह जो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल है उनके बारे में बताता है। ठीक है ना, निर्वाचक मंडल है जो उनके बारे में बताता है। यहाँ राष्ट्रपति भी अपने आप में आपके लिए एक टॉपिक है। ठीक है, इसको पढ़िएगा, यहाँ से एक प्रश्न आपको हमेशा मिलता है। ठीक, चलिए, तो 40वें का उत्तर बिल्कुल सही है। विधान परिषदों का जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वह शामिल नहीं होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक, अगला देखेंगे और इसको डिटेल में अभी समझने का टाइम नहीं है, लेकिन इसको डिटेल में देखना बहुत ज़रूरी है, देखेंगे इसको किसी दिन। अगला देखिएगा, 41वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सूचना का अधिकार दिया गया है। राइट टू इन्फॉर्मेशन, RTI जिसको आप बोलते हैं, बड़ा नाम सुनते रहेंगे, राइट टू इन्फॉर्मेशन। यह एक बहुत ही नया उभरती हुई चीज़ है और बहुत ही अच्छी चीज़ है। राइट टू इन्फॉर्मेशन, राष्ट्रपति को सूचना का अधिकार दिया गया है, मतलब राष्ट्रपति जो है सूचना प्राप्त कर सकता है किस अनुच्छेद के तहत। ठीक है, राष्ट्रपति चाहे तो कोई सूचना जो है सरकार से मांग सकता है। ठीक है, हालांकि ये पब्लिक के लिए भी ये बनाया गया है, उसका आर्टिकल भी आप लोग लिखिएगा किस आर्टिकल के तहत ये व्यवस्था की गई है। RTI वैसे ये लीगल है चीज़ है। ठीक है ना, ये लीगल चीज़ है, मतलब कानूनी है ये। ठीक है, ये कानूनी है, इसके बारे में आप लोग पढ़िएगा RTI अलग से। ठीक है, तो यहाँ पर किस आर्टिकल के तहत है ये, फटाफट बताइएगा। 41। चलिए, बिल्कुल है। तो जो अनुच्छेद 78 है यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 78 के तहत क्या है कि उसमें राष्ट्रपति जो है सरकार से, ठीक है, कोई भी सूचना प्राप्त कर सकता है। ठीक है ना, सूचना प्राप्त कर सकता है, सूचना प्राप्त करने का उसको अधिकार होता है। ठीक, अगला देखेंगे, 42वां प्रश्न है, यह कौन निश्चित करता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है अथवा नहीं। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब पहले PCS का एग्ज़ाम्स होते थे तो ये क्वेश्चन बहुतायत बहुत ही पूछता था। ठीक है ना, तो भारत का राष्ट्रपति, भारत का वित्त मंत्री, लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा का सभापति, यह कौन डिसाइड करता है कि जो विधेयक पेश किया गया है वह वित्त विधेयक है अथवा नहीं है। यह कौन डिसाइड करता है। अच्छा प्रश्न है, आपके में भी ये आ सकता है, चाहे PGT हो चाहे TGT हो। जो बंधु दे रहे होंगे, जो है TGT PGT तैयारी कर रहे होंगे काफ़ी टाइम से, उनको जो है ये सब पता होगा। ठीक है, चलिए, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर लोकसभा का स्पीकर हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। और अगर बात किया जाए कि धन विधेयक जो है, हम पूछते हैं धन विधेयक किस उसमें दिया गया है अनुच्छेद में, तो धन विधेयक आपका दिया गया है 110 में। ठीक, चलिए, धन विधेयक भी वित्त विधेयक से संबंधित है, इसको भी समझने की बात है कि धन विधेयक वित्त विधेयक है या वित्त विधेयक धन विधेयक है, ये सारी चीज़ें समझने की बातें हैं। इसको देखिएगा, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वित्त विधेयक धन विधेयक दोनों चीज़ें समझिएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ फिलहाल सी राइट। अगला देखेंगे, 43वां प्रश्न है आज का, धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। धन विधेयक को परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 110 में, 111 में, 112 में, 113 में। अभी जस्ट मैंने ऊपर बताया है, आप लोग फटाक से आंसर दीजिएगा। ठीक है,
चलिए बहुत ही अच्छा। तो यहाँ पर 110 आर्टिकल नंबर 110 ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। ठीक, अगला देखेंगे 44वां प्रश्न है आज का। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था लोक शिकायतों से संबंधित नहीं है? पूछ रहा है कौन सी संस्था जो है लोक शिकायतों से संबंधित नहीं है। ठीक है, योजना आयोग, लोकायुक्त, उच्चतम न्यायालय और उच्चतर न्यायालय। ठीक है, यानी कि हाई कोर्ट, ठीक है, या सुप्रीम कोर्ट या लोकायुक्त, बताएंगे। चलिए बिल्कुल ठीक है। तो अब तो यहाँ पर आंसर ए राइट हो जाएगा। योजना आयोग फिलहाल है नहीं, अब यहाँ पर आ गया है नीति आयोग। ठीक है ना, तो अब ये क्वेश्चन लेकिन ऐसे घुमा के पूछ सकता है, योजना आयोग की जगह नीति आयोग दे सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आंसर ए राइट हो जाएगा। बाकी जगह आप लोक शिकायतों के लिए व्यवस्था रहती है, जैसे लोकायुक्त हो गया, उच्चतम न्यायालय हो गया, उच्चतर न्यायालय हो गया, सॉरी ये उच्चतम न्यायालय और उच्चतर न्यायालय। ठीक है, एक हाई कोर्ट और एक सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ऑप्शन ए राइट है यहाँ पर फिलहाल। 45वां प्रश्न देखेंगे आज का। निम्न में से किस मुकदमे में, ठीक है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने, ठीक है, संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत प्रतिपादित किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे पीजीटी रहेगा आपके लिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, शंकरी प्रसाद बनाम भारत राज्य। फटाक से आंसर दीजिएगा सभी लोग। चलिए बहुत ही अच्छा बहुत ही अच्छा, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर क्या है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, जो कि कब था, 1973 में संविधान के मूल ढांचे के बारे में इसको चर्चा की गई है। ठीक है, और इन्होंने इसको वैध घोषित किया था। ठीक, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। लेकिन ये आपके लिए एक टॉपिक भी है, यहाँ से एक प्रश्न अगर जब बनना होगा टफ टाइप का क्वेश्चन तो यहाँ से पक्का बनेगा, इसलिए इसको ज़रूर पढ़िएगा। फिलहाल ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे और 46वां प्रश्न है, देखिएगा। भारत के उपराष्ट्रपति को कौन पद मुक्त कर सकता है, यानी कि उनके पद से उनको हटा सकता है? राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा दोनों, या निर्वाचन आयोग? अच्छा प्रश्न है, ये भी बार बार पूछता है। चलिए दोस्तों बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर राज्यसभा और लोकसभा दोनों के द्वारा, ऑप्शन यहाँ पर सी राइट होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन सी राइट होना चाहिए। ठीक, तो किसी भी सदन में उनको पद मुक्त करने के बारे में चर्चा उठ सकती है, ऑप्शन सी राइट होना चाहिए। और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के सामने अपना त्यागपत्र दे करके अपने पद को मुक्त कर सकता है। ठीक है, थोड़ा सा इसको पढ़िएगा तभी समझ में आएगा। ऑप्शन फिलहाल यहाँ पर सी राइट होएगा। और बाकी उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है, ये आप सभी को पता है। ठीक, आज का आखिरी प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर 2 ऑप्शन नहीं है, अभी मैं लिख दे रहा हूँ। यदि सदन का सत्रावसान हो गया है तो इसे आहूत करने के लिए कौन अधिकृत है? मतलब कि अगर सदन को बुलाने के लिए कौन मतलब कि अधिकृत है, कौन इसको करता है? एक तो दिया है अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, सी ऑप्शन है आपके सामने राष्ट्रपति, ठीक, और डी ऑप्शन है आपके सामने प्रधानमंत्री। फटाक से आंसर दीजिएगा सभी लोग। चलिए, कि यदि सदन क्या है, सत्र में नहीं है तो उसको बुलाना या आहूत कर कौन कर सकता है? अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। चलिए बिल्कुल सही आंसर है, सभी का सही आंसर आ रहा होगा। तो यहाँ पर राष्ट्रपति, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। राष्ट्रपति महोदय जो है इसके मतलब बैठक को बुला सकते हैं, या इनके जो है दोनों लोगों को, मतलब कि यहाँ पर अधिवेशन बुलाया जा सकता है, संसद के अधिवेशन को बुलाया जा सकता है। ठीक, चलिए ये इस प्रकार से ये थे आपका जो सन 2013 का टीजीटी का सिविक्स पेपर हम लोग लगा रहे हैं, जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 ये दोनों आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, एक पार्ट और बचा है, उसको जल्द ही हम लोग कंप्लीट कर लेंगे और फिर
अगले वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। अभी और जो पेपर बचे हुए हैं सारे पेपरों को हम लोग लगाएंगे, ठीक है। बाकी सभी से निवेदन है कि जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। पुरानी वीडियोस को आपके प्लेलिस्ट लास्ट में मिल जाएगी, उन प्लेलिस्ट में जा करके आप सारी वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए ठीक है, फिर आज वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। सभी को वीडियो से जुड़ने के लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद। जय हिंद।